Hello students, myself Dr. Ashutosh Dwivedi, going to start with fifth lecture on physics for class 11 from NCERT part 1. Till now we had studied first and second section of the first chapter, what is physics and scope and excitement of physics. Now in this lecture we will start with the third section 1.3. अभी तक हम लोगों ने देखा कि फिजिक्स किसे कहते हैं, फिजिक्स में मेन प्रिंसिपल थ्रस्ट क्या है, यूनिफिकेशन, रिडक्शनिज्म, साइंटिफिक मेथड क्या है स्टडी करने का। उसके बाद स्कोप और एक्साइटमेंट हमने फिजिक्स में देखा कि फिजिक्स में क्या क्या ब्रांचेस हैं, माइक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन क्या है, किस रेंज पे हम स्टडी करेंगे टाइम का, लेंथ का और मास का, क्या स्केल है स्मॉल से लेके लार्ज स्केल तक जो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद कैसे साइंटिफिक थियरीज का इवोल्यूशन हुआ, कैसे हमारे परसेप्शन, साइंटिस्ट के परसेप्शंस में चेंज आया, कैसे कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस को सिंपलर बेसिक लॉज में स्प्लिट करके हम स्टडी करते हैं। ये इतनी चीजें हम लोगों ने पढ़ी। अब नेक्स्ट सेक्शन है फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इस सेक्शन में जैसा कि आप हेडिंग से देख सकते हैं कि फिजिक्स के लॉज का टेक्नोलॉजिकल यूज क्या है, तकनीकी प्रयोग क्या है, और सोसाइटी को ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है, कैसे योगदान देता है ये समाज को। द कनेक्शन बिटवीन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी कैन बी सीन इन मेनी एग्जाम्पल्स। कह रहे हैं कि कनेक्शन इन तीनों के बीच की फिजिक्स और फिजिक्स के द्वारा डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, फिजिक्स में कुछ बेसिक साइंस आप पढ़ते हैं, नेचर के लॉज, उन लॉज को यूज करके आप कुछ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस यानी डिवाइसेस बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, फिर वो टूल्स सोसाइटी को हेल्प करते हैं डिफरेंट फील्ड में। तो इन तीनों में कनेक्शन तो बिल्कुल है, सीधा सीधा, ठीक है। Now the discipline of thermodynamics arose from the need to understand and improve the working of heat engine. अब देखिए एक एग्जांपल दिया जा रहा है कि थर्मोडायनेमिक्स एक फिजिक्स की ब्रांच है, डिसिप्लिन ऑफ फिजिक्स, और उसकी स्टडी से हम बेहतर समझ पाए कि हीट इंजन की वर्किंग कैसे होनी चाहिए और कैसे हीट इंजन की वर्किंग को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, और हीट इंजन सोसाइटी के लिए यूजफुल है। तो एक एग्जांपल आपके सामने है ये, द स्टीम इंजन एज वी नो is inseparable from the industrial revolution in England in the 18th century, which had great impact on the course of human civilization. देखिए कह रहे हैं कि हीट इंजन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में कितना महत्वपूर्ण था 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में, और पूरे विश्व के लिए आप समझ सकते हैं कि इंजन के बिना कोई भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इंडस्ट्रीज को सेटअप करके कुछ भी मैन्युफैक्चर करना पॉसिबल नहीं था। तो पूरे ह्यूमन सिविलाइजेशन के ऊपर इसका बहुत बड़ा प्रभाव है। समटाइम्स टेक्नोलॉजी गिव्स राइज टू न्यू फिजिक्स। कह रहे हैं कभी कभी टेक्नोलॉजी भी नई फिजिक्स का जन्म देती है। At other times physics generates new technology, और कई बार हमें देखने को मिलता है कि फिजिक्स नई टेक्नोलॉजी को जन्म देती है। An example of the latter is the wireless communication technology that followed the discovery of the basic laws of electricity and magnetism in the 19th century. देखिए लेटर मीन्स बाद में जो एग्जाम्पल दिया गया है। देखिए यहाँ दो बातें कही जा रही हैं कि टेक्नोलॉजी से फिजिक्स का उत्थान होता है, राइज होता है, और फिजिक्स से टेक्नोलॉजी का उत्थान होता है। तो ये जो दूसरी वाली बात कही गई है उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया जा रहा है कि कैसे फिजिक्स में जब बेसिक लॉज इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के डिस्कवर हुए 19th सेंचुरी में, तो इन लॉज को यूज करके वायरलेस कम्युनिकेशन, जो आजकल हम लोग मोबाइल यूज करते हैं बिना वायर के, जो भी कम्युनिकेशन होते हैं वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसमें
बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ। The applications of physics are not always easy to foresee. कह रहे हैं कि फिजिक्स के एप्लीकेशन को, फिजिक्स तो आपने पढ़ लिया, समझ लिया नेचर के लॉ को, लेकिन उसके एप्लीकेशन को, टेक्नोलॉजी डेवलप कैसे करना है, इसको शुरुआती तौर में जब फिजिक्स डेवलप हो रही होती है तो हम नहीं देख पाते हैं। बहुत मुश्किल है ये देख पाना कि फिजिक्स का कोई लॉ कैसे अप्लाई होगा और एक नई टेक्नोलॉजी डेवलप हो पाएगी। As late as 1933, the great physicist Ernest Rutherford had dismissed the possibility of tapping energy from atom. कह रहे हैं कि 1933 के अंत में अर्नेस्ट रदरफोर्ड, जो कि एक महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस तरह की किसी भी संभावना से इनकार कर दिया था कि एटम से एनर्जी को निकाला जा सकता है। बट ओनली अ फ्यू इयर्स लेटर मगर कुछ ही सालों के बाद, इन 1938, देखिए 33 में इन्होंने कहा और 38 में, कुछ ही सालों के बाद, लगभग 5 साल बाद, हैन एंड मिटनर डिस्कवर्ड द फेनोमेना ऑफ न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन ऑफ यूरेनियम। तो न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड फिजन यूरेनियम का करा दिया गया, इन लोगों ने कराया और ढेर सारी एनर्जी निकली, which would serve as the basis of nuclear power reactors and nuclear weapons। और ढेर सारे न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स बने इसी बेसिस पे और न्यूक्लियर वेपन्स भी बने। Yet another important example of physics gives rise to technology is the silicon chip that triggered the computer revolution in the last 3 decades of the 20th century। ये भी वही बात कही जा रही है, इन दोनों ही एग्जाम्पल में यही कहा जा रहा है कि अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो चीज़ें पहले से नहीं देख पाए कि फिजिक्स कैसे नई टेक्नोलॉजी को जन्म दे सकता है, ये देखना बहुत मुश्किल होता है। वो 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद, दो लोगों ने मिलकर उसको टेक्नोलॉजी के रूप में उसका यूज़ किया, उस लॉ का, उससे एक टेक्नोलॉजी डेवलप की। उसी तरह सिलिकॉन का एग्जांपल दिया जा रहा है। कंप्यूटर और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें पूरा रिवोल्यूशन आया कैसे, सिलिकॉन चिप्स है। सिलिकॉन जो कि बहुत सिंपल सी चीज़ होती है, नेचर में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, उसका यूज़ हम इतने दिनों से नहीं देख पाए, लेकिन जब 20th सेंचुरी के लास्ट 3 डिकेड्स में ये सारी बातें लोगों को समझ में आई कि सिलिकॉन भी यूज़फुल हो सकता है और पूरा का पूरा कंप्यूटर रेवोल्यूशन आया। तो बहुत सारी फिजिक्स के लॉज को हम नहीं समझ पाते हैं कि उसको कैसे टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन उससे किया जा सकता है, यही बात यहाँ बताई जा रही है। A most significant area to which physics has and will contribute is the development of alternative energy sources। कहना जो सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंट एरिया है फिजिक्स का और फिजिक्स कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है, वो है एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करना। अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज मतलब वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोत। वैकल्पिक मतलब जो विकल्प की तरह हो, नए नए विकल्प। एनर्जी, देखिए एनर्जी रिसोर्स की बात क्यों हो रही है, एनर्जी की स्टडी रियली बहुत सिग्निफिकेंट है फिजिक्स में, क्योंकि एनर्जी के बिना आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपको फैक्ट्री लगानी हो, इंडस्ट्री लगानी हो, कोई भी काम करना हो, एनर्जी की फंडामेंटल डेफिनेशन है एबिलिटी टू डू वर्क, कार्य करने की क्षमता। तो यदि एनर्जी रिसोर्सेज नहीं होंगे तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए एनर्जी का एस्पेक्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो फिजिक्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और सिग्निफिकेंट एरिया है फिजिक्स का कि वो कैसे एनर्जी, नए नए एनर्जी, नए विकल्पों को, एनर्जी के, एनर्जी रिसोर्सेज को, उसको डेवलप करें। The fossil fuels of the planet are dwindling fast and there is an urgent need to discover new and affordable sources of energy। कह रहे हैं कि फॉसिल फ्यूल्स जो हमारे प्लैनेट पे हैं वो बहुत तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं और ये हमारी अर्जेंट नीड है कि हम नए और अफोर्डेबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को ढूंढें। नए सोर्सेज को ढूंढें और अफोर्डेबल मतलब जो कम खर्च में हो, इकोनॉमिक हो, ज़्यादा खर्च न करना हो, आसानी से हम एनर्जी को प्रोड्यूस कर सकें। Considerable progress has already been made in this direction.
For example, the conversion of solar energy, geothermal energy, etc. into electricity. अब देखिए ये 10th क्लास में ये टॉपिक्स आप लोग पढ़े हैं, पूरा एक चैप्टर था इसमें एनर्जी पे। तो कह रहे हैं कि सोलर एनर्जी आजकल काफ़ी यूज़ हो रहा है, इस पे काफ़ी काम किया गया है, ये लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं। और जियोथर्मल एनर्जी आप पढ़े हैं 10th क्लास में, अर्थ के अंदर जो एनर्जी है उसको कैसे यूज़ करते हैं, हॉट स्प्रिंग्स एंड ऑल, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी ही क्यों प्रोड्यूस करते हैं, चाहे सोलर हो चाहे जियोथर्मल हो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसे फॉर्म में एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी इज सच अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिससे आप कोई भी काम करा सकते हैं। आपको कुकिंग करना हो इलेक्ट्रिसिटी से आप कर सकते हैं, आपको आयरन करना हो कपड़े वो आप इलेक्ट्रिसिटी से कर सकते हैं, आपको लाइट जलानी हो, बल्ब जलाने हो, ट्यूबलाइट जलानी हो, सीएफएल जलाना हो, तो आप इलेक्ट्रिसिटी से आप मोटर चला सकते हैं। इसलिए हम किसी भी सोर्स ऑफ एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में काफ़ी इंटरेस्टेड रहते हैं। बट मच मोर इज स्टिल टू बी अकम्प्लिश्ड। कह रहे हैं काफ़ी काम तो हुआ है एनर्जी रिसोर्सेज को डेवलप करने का, मगर अभी भी बहुत सारा काम करना बाकी है। Table 1.1 lists some of the great physicists, their major contribution, and the country of origin. You will appreciate from this table the multicultural international character of the scientific endeavor. Table 1.2 lists some important technologies and the principles of physics they are based on. अब देखिए कह रहे हैं कि दो टेबल्स की बात हो रही है। टेबल 1.1 में कुछ महान फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने फिजिक्स के क्षेत्र में कंट्रीब्यूशन दिया है, और उन वो किस कंट्री से थे और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया इसकी एक लिस्ट दी गई है। और आप इसे पढ़ के आप इसे ज़रूर अप्रिसिएट करेंगे, इसकी तारीफ़ करेंगे कि डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट कंट्रीज़ के लोगों ने साइंस के क्षेत्र में इतना काम किया, महत्वपूर्ण काम किया, इतना योगदान दिया। क्योंकि किसी भी देश का साइंटिस्ट क्यों ना हो, मगर उसके द्वारा डिस्कवर की गई चीज़ें, इन्वेंट की गई चीज़ें पूरी ह्यूमैनिटी के काम आती है, अदर कंट्रीज़ के भी काम आती है, तो इस बात को अप्रिसिएट किया जाना चाहिए। और टेबल 1.2 में लिस्ट दिया गया है कुछ इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजीज़ का, और किस लॉ पे, फिजिक्स के किस प्रिंसिपल पे वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ये दो बातें बताई गई। ये एक इम्पॉर्टेंट टेबल है, इन दोनों टेबल को आप पढ़ेंगे शायद सारे इनोवेशंस और सारी टेक्नोलॉजीज आपको ना समझ में आए, मगर एक ब्रीफ में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। आगे लिख भी रहे हैं, ऑब्वियसली दीज टेबल्स आर नॉट एग्जॉस्टिव। ये टेबल्स इतनी ही बड़ी नहीं है, इनको आप लिखते जाएंगे, ये टेबल बढ़ता चला जाएगा। कुछ एक चीज़ें दी गई हैं आपको। We urge you to try to add many names and items to these tables with the help of your teachers, good books and websites on science. ये इन लाइनों में कहा जा रहा है कि आप भी अपना प्रयत्न करें और इस लिस्ट में कुछ और चीज़ों को ऐड करें, सेम कॉलम्स में अपने टीचर की मदद लें, अपनी अच्छी पुस्तकों से देखें, और वेबसाइट से भी रेफ़र कर सकते हैं जो साइंस पे बेस्ड हैं, साइंस की इंफॉर्मेशंस देते हैं। You will find that this exercise is very educative and also great fun, and assuredly it will never end. The progress of science is unstoppable. कह रहे हैं कि आपके लिए बहुत फन ड्रिवन एक्सपीरियंस होगा, और बहुत आपको एजुकेशन, इससे ज्ञान भी मिलेगा, शिक्षा मिलेगी। तो और एक बात तो तय है कि ये लिस्ट कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, क्योंकि साइंस का प्रोग्रेस आज तक रुका नहीं और ना कभी रुकेगा, अनस्टॉपेबल। आप देख सकते हैं टेबल 1.1 नेम, मेजर कंट्रीब्यूशन, स्टडी, डिस्कवरी एंड कंट्री ऑफ ओरिजिन। जैसे आर्किमिडीज हैं, प्रिंसिपल ऑफ बायंसी दिया उन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ लीवर दिया, लीवर सिंपल मशीन होती है, आपने पढ़ा होगा। और ये ग्रीस से बिलोंग करते थे, ग्रीस के रहने वाले थे। गैलीलियो गैलीली, लॉ ऑफ इनर्शिया दिया इन्होंने, इटली के रहने वाले थे। इसी तरीके से ये पूरी लिस्ट दी हुई है, आप इसको एक बार देखिएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फेनोमेना। ये बात पहले भी आप पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन में। Physicists try to discover the rules that are operating in nature on the basis of observations, experimentation and analysis. ये बात भी आप पहले सेक्शन के दूसरे पैराग्राफ में ही पढ़े हैं। साइंटिफिक स्टडी के बारे में बताया गया है कि कैसे साइंटिफिक स्टडी की जाती है, ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंटेशंस एंड
qualitative quantitative analysis. Physics deals with certain basic rules and laws governing the natural world. तो फिर से वही बात कही जा रही है कि फिजिक्स कुछ उन बेसिक रूल्स के साथ डील करता है, उनके उनकी स्टडी करता है जो पूरे नेचुरल वर्ल्ड के फेनोमेनास को या नेचुरल वर्ल्ड को गवर्न करते हैं माइक्रोस्कोपिक से लेके मैक्रोस्कोपिक लेवल तक. व्हाट इज द नेचर ऑफ फिजिकल लॉज? करें ये फिजिक्स के जो लॉज हैं, फिजिकल वर्ल्ड के लॉज हैं, ये इनकी प्रकृति क्या है, क्या इनका नेचर है, इन लॉज का क्या नेचर, के लॉज का क्या नेचर है, प्रकृति के जो नियम है ये कैसे हैं, ये इनका स्वभाव कैसा है. We shall now discuss the nature of fundamental forces and the laws that govern the diverse phenomena of the physical world. कह रहे हैं कि अब हम नेचर में जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं, फंडामेंटल का मतलब आधारभूत, जो बिल्कुल बेसिक फोर्सेस हैं, और कुछ जो बेसिक लॉज हैं जो पूरे फिजिकल वर्ल्ड के भिन्न भिन्न फेनोमेनाज को गवर्न करते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. तो अगला जो पैराग्राफ या अगला सेक्शन है फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये इसमें हम देखेंगे कि नेचर में क्या क्या फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और इसके बाद जो लॉज हैं उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे जो नेचर के सभी डाइवर्स फेनोमेनास को गवर्न करते हैं. तो इस पे चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे. इस वीडियो में हम थोड़ा सा देख सकते हैं, पीछे एक ब्लू बॉक्स का डिस्कशन रह गया था, ये इसको हम फटाफट देख लेते हैं. क्या लिखा गया है इसमें? हाइपोथेसिस, एक्सियम्स एंड मॉडल्स. इसको मैं जल्दी से करता हूँ. ये क्या है, देखिए हाइपोथेसिस को परिकल्पना कहते हैं. पढ़ लेते हैं इसमें फटाफट क्या है. One should not think that everything can be proved with physics and mathematics. All physics and also mathematics is based on assumptions, each of which is variously called as hypothesis or axiom or postulate etc. कह रहे हैं कि सभी चीज़ों को मैथमेटिक्स और फिजिक्स के माध्यम से प्रूव नहीं किया जा सकता है. काफ़ी सारी चीज़ें एजम्पशंस पे बेस्ड होती हैं. एजम्पशन मतलब हम मान लेते हैं, जिन चीज़ों को हम एज्यूम कर लेते हैं कि हाँ ऐसा होगा, ये सत्य है. तो कुछ चीज़ें मान ली गई हैं, वो प्रूव्ड नहीं है, फिर भी मान ली गई हैं. उनको वेरीफाई किया गया एक्सपेरिमेंटली, कुछ बातें सही हुई, कुछ नहीं हुई, कुछ पूरी तरह सही हुई, कुछ बातें पूरी ना सही होके कुछ हद तक सही हुई. तो ये जो एजम्पशंस होते हैं इनके अलग अलग नाम हैं जो हम मान लेते हैं. हाइपोथेसिस, कहीं एक्सियम कहते हैं, कभी हम उसे पोस्टुलेट कहते हैं. तो इन शब्दों में भी थोड़ा थोड़ा अंतर है जिसको शायद आगे दिया होगा यहाँ. फॉर एग्जाम्पल, द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन प्रपोज्ड बाय न्यूटन इज एन एजम्पशन और हाइपोथेसिस. यानी जो न्यूटन का लॉ था वो क्या था, एक एजम्पशन था, जो यूनिवर्सल लॉ उन्होंने ग्रेविटेशन का दिया था. विच इज प्रपोज्ड आउट ऑफ हिज इंजेन्युइटी, जो उन्होंने अपने जीनियस थे, उन्होंने अपनी खोजी प्रतिभा की वजह से इस तरह की का एजम्पशन कर पाए. वो उन्होंने प्रपोज किया कि ये चीज़ें मान लेनी चाहिए, ये सही है. बिफोर हिम देयर वर सेवरल ऑब्जर्वेशंस, एक्सपेरिमेंट्स एंड डेटा on the motion of planets around the sun, motion of the moon around the earth, pendulums, bodies falling towards the earth, etc. Each of these required a separate explanation which was more or less qualitative. कह रहे हैं कि उनके सामने ये सारी चीज़ें थी, अर्थ के प्लैनेट, अर्थ के मोशन के बारे में, प्लैनेट्स के, मून के मोशन के से रिलेटेड डेटा, पेंडुलम कैसे मूव करता है, एक्सेट्रा. What the universal law of gravitation says is that if we assume that, देखिए assume को यहाँ italics में लिखा, अगेन assumption की बात हो रही है इसीलिए इसको italics में लिखा गया है. If we assume that any two bodies in the universe attract each other with a force proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them, then we can explain all these observations in one stroke. कहना अगर हम ऐसा assume कर लें कि यूनिवर्स में सभी बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और जो फोर्स होता है वो मासेस के प्रोडक्ट से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और
is in and the force is inversely proportional to square of distance between them। तो हम बहुत सारी चीज़ों को, ये जो ऊपर दी गई है मोशन है प्लैनेट्स का, मून का, पेंडुलम का, इन सभी चीज़ों को एक झटके में, वन स्ट्रोक में हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। It not only explains these phenomena, it also allows us to predict the results of future experiments। यानी सिर्फ इन phenomena को ही नहीं वो explain करता है, बल्कि भविष्य में कोई और experiment कई सारे आप करेंगे तो उसका result क्या आएगा ये भी predict किया जा सकता है, ये भी पहले से ही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। experiment करेंगे तो क्या result आने वाला है। आगे देखिए, A hypothesis is a supposition without assuming that it is true। अब देखिए hypothesis, परिकल्पना किसे कहते हैं, एक supposition है, मान लिया आपने। यहाँ पे भी हम किसी एक statement को मान लेते हैं कि ये, and without assuming that it is true, एक statement लिख लिया, ये नहीं मानते हैं कि ये statement सही है या ये statement गलत है, दोनों में नहीं मानते हैं, हम इसे टेस्ट करते हैं statement को, ये true है या false है। So it would not be fair to ask anybody to prove the universal law of gravitation because it cannot be proved। It can be verified and substantiated by experiments and observations। कहना है, अब देखिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि किसी से कहा जाए यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव करिए कि अर्थ और सन के बीच क्या फोर्स लग रहा है और कैसे। हम इसको सिर्फ जो हमारे पास डेटा है रिलेटेड टू द मोशन ऑफ प्लैनेट्स, उसको यूज करके इस लॉ को वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि डेटा फिट हो रहा है कि नहीं, सही है कि नहीं ये लॉ, बस इतना ही किया सकता है। और एक्सपेरिमेंट्स करके इसे और बल दिया जा सकता है इस लॉ को। An axiom is a self-evident truth, while a model is a theory proposed to explain observed phenomena। कह रहे हैं कि axiom किसे कहते हैं, जो खुद ही, जिसका एविडेंस हो कि हाँ भाई ये बात सच है, सेल्फ एविडेंट है, प्रमाण स्वयं मौजूद हो कि ये बात सही है, तो उसको हम एग्जियम, इस तरह के स्टेटमेंट्स को हम एग्जियम कहते हैं। और मॉडल किसे कहते हैं हम, मॉडल वो थियरी है जो प्रपोज की जाती है किसी के द्वारा, और उस प्रपोज थ्योरी को हम यूज करते हैं किसी भी ऑब्जर्व फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। तो एक थ्योरी प्रपोज कर दी गई, फिर एक कोई फेनोमेना है जो उस थ्योरी से रिलेटेड है, उस ऑब्जर्व फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी को यूज करते हैं, ऐसी थ्योरी को हम मॉडल कहते हैं। बेसिकली अभी तक हम लोगों ने एक्सियम, हाइपोथेसिस और इसके पहले क्या था, हाँ यही दो चीजें, एक्सियम और हाइपोथेसिस के बीच के अंतर को समझे। आगे देखिए क्या है, बट यू नीड नॉट वरी एट दिस स्टेज अबाउट द न्यूसेंसेस इन यूजिंग दीज वर्ड्स। कह रहे हैं कि इस स्टेज पे इन शब्दों के ऊपर हम ना जाएं, उनकी मीनिंग्स को यूज ना करें। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट ईयर यू विल लर्न अबाउट बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इन विच बोर एज्यूम दैट an electron in the hydrogen atom follows certain rules, that is postulates। Why did he do that? उन कह रहे हैं उन्होंने ऐसा एजम्पशन क्यों लिया। बोर साहब अगली साल आप पढ़ेंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि बोर के जो मॉडल था, जो उन्होंने हाइड्रोजन एटम का मॉडल बताया था, उसमें उन्होंने कुछ चीज़ें मान ली थी, एज्यूम कर लिया था कि इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये पूरी तरह एजम्पशन था, ये प्रूव्ड कुछ भी नहीं था। ऐसा उन्होंने क्यों किया? So there was a large amount of spectroscopic data before him which no other theory could explain. So Bohr said that if we assume that an atom behaves in such a manner, we can explain all these things at once। तो अब देखिए बोर साहब ने कहा कि जितना भी डेटा इकट्ठा किया गया है स्पेक्ट्रोस्कोपी से, उस डेटा को अगर हम यूज करके फेनोमेनास को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो ये एजम्पशंस लेने ही पड़ेंगे, और ये एजम्पशंस लेते ही सारा कुछ एक्सप्लेन हो जा रहा है, इसलिए उन एजम्पशंस को सही मान लिया गया। मगर थे वो एजम्पशंस ही। Einstein's special theory of relativity is also based on two postulates: the constancy of speed of electromagnetic radiation and the validity of physical laws in all inertial frame of reference। कह रहे हैं कि ये दो बातें हैं, आइंस्टीन की थ्योरी भी दो पोस्टुलेट्स पे बेस्ड है, एजम्पशंस हैं ये। एक तो ये कि इस लाइट की स्पीड बदलती नहीं है, रिमेन्स अनचेंज्ड और किसी एक मीडियम में, और फिजिकल लॉज सभी इनर्शियल फ्रेम्स में सेम होते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस में सेम होते हैं।
इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है ये आप आगे पढ़ेंगे। ये ब्लू बॉक्स में जो भी चीज़ें दी होती हैं ये फिजिक्स के जनरल बातें होती हैं, कई टर्म्स ऐसे आते हैं जो आप पढ़े नहीं हैं, तो आगे पढ़ेंगे तभी आप डिटेल में समझ पाएंगे इसे। It would not be wise to ask somebody to prove that the speed of light in vacuum is constant, independent of the source or observer. Again यही बात कही जा रही कि ये बुद्धिमानी की बात नहीं होगी किसी से हम ये कहें कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में कांस्टेंट होती है, इसे प्रूव करो, चाहे सोर्स कोई भी हो या ऑब्जर्वर कहीं भी हो। In mathematics too, we need axioms and hypotheses at every stage. Euclid's statement that parallel lines never meet is a hypothesis. कह रहे हैं मैथमेटिक्स में भी हमें एक्सियम्स और हाइपोथेसिस की ज़रूरत पड़ती है हर स्टेज पे। यूक्लिड साहब ने कहा जैसे कि एक हाइपोथेसिस उन्होंने दिया कि पैरेलल लाइंस कभी भी मीट नहीं करती। ये एक अजम्पशन था, बाद में ये अजम्पशंस को कई लोगों ने नहीं भी माना। कहते हैं कि आप दूर तक खींचते जाएंगे तो कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। This means that if we assume this statement, we can explain several properties of a straight line and 2 or 3 dimensional figures made out of them. लेकिन इनका कहना है कि एक यूक्लिड के इस हाइपोथेसिस से कि पैरेलल लाइंस कभी मीट नहीं करती हैं, इससे बहुत सी चीज़ें एक्सप्लेन तो हो ही जाती हैं। जैसे कि किसी सॉलिड का शेप बताना हो तो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी ज्योमेट्री को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एजम्पशन अगर एक्सप्लेन कर रहा है तो हम उसको सही मानते हैं, बस यही बात कही जा रही है। बट इफ यू डोंट एज्यूम इट, यू आर फ्री टू यूज अ डिफरेंट axiom and get a new geometry, as has indeed happened in the past few centuries and decades. कह रहे हैं यदि आप चाहते हैं, आप नहीं चाहते हैं यूक्लिड के एजम्पशन को मानना, ना माने, आप कोई दूसरा एजम्पशन मान लीजिए, कोई नए डिफरेंट एक्सियम को सही मान लीजिए और एक पूरी नई ज्योमेट्री क्रिएट कर लीजिए। और पिछले कुछ वर्षों में, दशकों में ऐसा किया भी गया है। तो यहीं पे हम लोग इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।